हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स फ्रॉम अगस्त 2024 विजन आईएएस मंथली मैगजीन। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर लिया है और ये जो सेकंड पार्ट है ये उसका ही सब्सिक्वेंट पार्ट है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें और वीडियो पूरी देखते हैं अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। तो इधर हम देखेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि भाई अभी क्या हुआ था। इंडिया ने थर्ड जो समिट थी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है उसको होस्ट किया था वर्चुअली। और ये तीनों जो समिट थी, ये थर्ड समिट थी, उससे दो भी पहले की दो भी इंडिया ने ही होस्ट की थी और वो भी वर्चुअली की थी। तो वहाँ पे क्योंकि अभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ जो है जो डेवलप्ड नहीं है, उनका जो क्रेडिट है, उनका जो डेब्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे एक बहुत ही चिंताजनक बात होती है स्पेशली इंडिया को जब वो लीडरशिप की बात करता है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात करता है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने इंडिया ने एक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट जो है उसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओवरव्यू। अब ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है क्या? इंडिया ने एक प्रपोज किया है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। किसके लिए का? थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट अभी बताया। की फीचर्स क्या हैं इसमें? 4 एलिमेंट्स होंगे। ट्रेड डेवलपमेंट के लिए फिर हम कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएंगे उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत ही बड़ा इशू है। फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके स्पेसिफिक जो है ग्रांट्स और फाइनेंस जो है उनको दिए जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट हमारी जो बात है उस पर आती है नो डेब्ट बर्डन। ऐसा ना हो कि कोई भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे उनको डेप्ट दे और वो जो डेप्ट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उन पे एक बोझ हो जाए और वो ट्रैप में जो है वो फंस जाए। तो इसलिए हम इंश्योर करेंगे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो एक इमेंस या इम्पोज ना करे उन पे डेप्ट बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, है ना। और इससे हम चाइनीज़ डेप्ट ट्रैप जो चल रही है, आपको मालूम ही होगा कैसे चाइनीज़ डेप्ट ट्रैप एक पॉलिसी है चाइना की, उसमें ये लोग ना फंसें। फिर आता है क्योंकि अगर ये फंस जाते हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी इशू हो जाएगी। आपको मालूम ही है कैसे, जैसे कि अगर उन्होंने चाइना ने श्रीलंका से एक पोर्ट ले रखा है, हमने टोटा पोर्ट, तो वहाँ पे हम लोगों को फिर कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, है ना। ऐसे ही फिर आता है ऑल्टरनेट डेवलपमेंट पाथ। हम साथ ही साथ ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को ऐसे उनके साथ बैठ के मदद करेंगे, उनको अलग अलग अल्टरनेटिव पाथ जो है डेवलपमेंट के, कहाँ कहाँ से वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, वो उनको ढूंढने में मदद करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरनमेंट सस्टेनेंस के लिए। और साथ ही साथ ढूंढने के लिए तो ठीक है, उनके साथ काम भी करेंगे। फिर ऐसा क्या रीज़न जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि भाई इतना डेब्ट बढ़ रहा है? तो सबसे पहली बात तो है हाई बोरोइंग कॉस्ट। आपको भी मालूम होगा कि देखो, अगर कोई जो है अगर आपके दो दोस्त हैं, एक आपको मालूम है कि ये दोस्त जो है ये मेरे पैसे जो है वो जल्दी जल्दी से लौटा देगा, तो आप उसको कम रेट पे दोगे। और लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये दोस्त मेरा डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं, तो आप उसको ज़्यादा रेट पे दोगे कि अगर वो डिफ़ॉल्ट भी कर जाए तो आपका नुकसान ना हो, है ना। फिर यही होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है इनका इतना पुअर क्रेडिट रेशो है, क्रेडिट रेटिंग्स हैं कि इनको जो है हमेशा हाई कॉस्ट पे ही डेप्ट दिया जाता है। अगर हम डेटा देखें तो 2 to 4 टाइम्स जो है यूएसए के कंपैरिजन में ज़्यादा है और 6 to 12 टाइम्स हायर है इनका डेप्ट कॉस्ट जर्मनी के कंपैरिजन में। फिर आता है हाई पब्लिक डेट। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी 2023 की रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे उनका पब्लिक डेब्ट जो था वो $29 ट्रिलियन था, जो कि बढ़ रहा है अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से 2 गुना बढ़ रहा है, तो और दिक्कत है। फिर है लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज। फिर चलो डेब्ट तो बढ़ ही रहा है लेकिन इनके पास लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज है, तो अगर भाई ये उस चीज़ को हैंडल भी नहीं कर सकते हैं। पहला तो है पुअर डेप्ट मैनेजमेंट। एक देखो, कोई कंट्रीज है जैसे इंडिया भी डेप्ट लेती है, हर कंट्री डेप्ट लेती है, डेवलपिंग हो डेवलप्ड हो, पर उसका वो मैनेजमेंट करना जानती है, उसको वो रीपे करना जानती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है कि कल को अगर ये लोग जो है अगर डेप्ट ट्रैप में फंस जाए तो उसको रीपे कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इतना पुअर डेप्ट मैनेजमेंट है, लो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ हैं, इनएफिशिएंट टैक्स पॉलिसीज़ है, सब गंदा गंदा चल रहा है, तो सरकार के पास पैसा ही कहाँ से आएगा।
तो ये सब चीज़ें जो हैं और दिक्कतें लाती हैं। फिर आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आए दिन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, और इन्वेस्ट करना भी चाहे तो वहाँ पे पॉलिसी अनसर्टेनिटी है कि ये चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो भी खत्म होता है। और जो कंपनीज़ हैं जो चाहेंगे कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, तो क्योंकि इन लोगों के पास्ट डेप्ट जो है, डेप्ट जो भी इन्होंने रीपे करे हैं नहीं करे हैं, उसको उससे रिलेटेड इनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो बहुत ही कम है ना, इसलिए हमेशा से ही इनकी बोरोइंग कॉस्ट हायर रहती है। फिर आता है कि इनको गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादातर तो इनको लोन देना नहीं चाहती हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, आप जानते हो कि जहाँ इन लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कोई किसी का भला नहीं देखना होता है, उनको ये बस ये मालूम है कि यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट क्रेडिटर्स जो रहते हैं इनको रेडी रहते हैं कि ले लो, हमसे लोन ले लो, ताकि ये जो डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो इनकी ज़मीनों पे फिर ये लोग इन्वेस्टमेंट जो है फ्री में ही कर लेंगे, है ना। फिर जो कंट्रीज़ है फिर इनकी दबी हो जाएंगी, फिर यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बॉन्डेड लेबर, है ना, फिर माइनिंग, ये सारी जो रिसोर्सेज है इनकी कंट्रीज़ की खाली कर देंगे। इसलिए प्राइवेट क्रेडिटर्स जो हैं वो हमेशा इनको दे देते हैं, पर बहुत हाई रेट पे देते हैं कि अगर ये डिफ़ॉल्ट भी कर जाएं तो हम इनकी ज़मीन जो है, क्योंकि आपने देखा होगा साउथ में अभी हमने देखा कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे रिसोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, डायमंड्स वगैरह आपको मालूम ही होगा। तो इसके लिए ना एक डेटा भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है प्राइवेट क्रेडिटर्स से इनका 61% लोन जो है वो उन्होंने ले रखा है। फिर मल्टीलेटरल क्रेडिटर्स से 26% और बायलेटरल क्रेडिटर्स से सिर्फ 14%। तो ये कितनी पूरी बात है। फिर आते हैं न्यू ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे कि अभी चलो जैसे तैसे ये लोग मैनेज भी कर ले, फिर कोविड-19 जैसे क्लाइमेट चेंज में जो फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी चीज़ है तो इससे और उनकी हालत ख़राब हो जाते हैं। फिर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इससे इन पे और प्रेशर्स आते हैं। अगर हम देखें कैसे और प्रेशर्स आते हैं कि देखो जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो ऑयल प्राइसेस हाई हो गए या फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इसके कारण इनकी हालतें और ख़राब हो जाती हैं। ये लोग क्लाइमेट वल्नरेबल तो है ही हैं, ये लोग फाइनेंशियली भी वल्नरेबल हैं। कौन? ग्लोबल साउथ कंट्रीज़। तो ऐसे इनका डेब्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो आपने आई होप पूरा का पूरा मीन्स का आपने हाई बोरोइंग कॉस्ट, हाई पब्लिक डेब्ट, लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज, ये सारी बातें लिख ली होंगी, नोट डाउन कर लिया होगा। बार बार हमें कहने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए कि आपको जब भी ये वीडियो देख रहे हो पेन और कॉपी लेकर ही बैठना है, आपको साथ में स्क्रिबल करते जाना है, बिंज वॉच ऐसे कुछ भी नहीं करना है कि बस देख लिया खाली अपना मन सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ 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 मेरा करंट अफेयर्स तो कंप्लीट हो गया, अब तो मैं बस जब मेंस आएगा प्रीलिम्स आएगा जब ही देखूंगा। नहीं, अभी देखना है और बार बार रिवाइज करते चलना है। फिर आते हैं, अब ठीक है बढ़ रहा है, बढ़ने दो, अपन को क्यों इनका ग्लोबल साउथ अगर इन लोगों का कर्ज जो है बढ़ रहा है, हमें क्यों फटे में पैर डालना है। नहीं भाई, इशू ऑफ डेब्ट सस्टेनेबिलिटी आपको, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ऐसी चीज़ें मालूम है ना, तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें करती हैं। तो इम्पैक्ट क्या होगा डेब्ट बर्डन का हम देख लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी इशू है, तो ऐसे कि जो अभी जो है 60% ऑफ लो इनकम कंट्रीज जो है वो हाई रिस्क की है, डेब्ट डिस्ट्रेस, है ना, और 60% जो है वो ऑलरेडी उसमें ही है, डेब्ट ट्रैप में कब फंस जाए पता ही नहीं चलेगा। फिर है ज़्यादा रिसोर्सेज जो है ये लोग पे अलोकेट करते हैं सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में। 54 डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर जो है, उसका 10% जो पैसा है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो भी नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है उनको चुकाने में करती हैं। डेब्ट उनका वैसा का वैसा बना है, सिर्फ इंटरेस्ट देती जा रही है, जिसके कारण जो मेन चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट, उसमें खर्च सिर्फ बहुत कम हो रहा है। तो ये कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में जो एवरेज पर्सन स्पेंडिंग है इंटरेस्ट पे $70 है, ठीक है, और एजुकेशन पे सिर्फ 60 और हेल्थ पे 39 पर कैपिटा है। सोचो कितनी शर्मनाक बात ही हो जाती है। जो लाइफ के लिए एजुकेशन और हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी एक इंसान की लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, एक अच्छी लाइफ मेंटेन करने के लिए, वहाँ इतना कम स्पेंडिंग और इंटरेस्ट जो कि अब सिर्फ फालतू का ही पैसा माना जाए वहाँ पे इतना ज़्यादा। फिर आता है हैम्पर्स क्लाइमेट चेंज आउटकम्स, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अगर हम देखें लार्जर प्रोपोर्शन जो है उनका, है ना, जीडीपी में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स में सिर्फ 2.1 जीडी और इंटरेस्ट पेमेंट्स में 2.4। अब देखो, अब जिसके कारण देखो जैसे कि चूल्हा जलाना लकड़ी से, इससे धुआं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे असर आ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। अगर ये लोग
उसकी जगह LPG सिलेंडर सबको दे दें, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, है ना, तो इसमें क्या लगेगा, पैसा लगेगा। लेकिन ये जो पैसा LPG सिलेंडर्स में जाना चाहिए था, ये कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। फिर आता है चैलेंजेस ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट क्रेडिटर्स, अभी बताया, इससे क्या होगा, अब जो मल्टीलेटरल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहती हैं वो लोग डेब्ट रिस्ट्रक्चर कर देती हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं दे पा रहे हो हम रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, लेकिन प्राइवेट क्रेडिटर्स जो है ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके कारण जब भी क्राइसिस हो जाता है उसके यहाँ हाई वोलेटिलिटी हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कोविड-19 आया था, तो अगर आपने इंटरनेशनल कोई भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से लिया है, इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो वो इसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे, कंसेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत मुश्किल से करती हैं, ठीक है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं कंसेशनल फाइनेंसिंग से, है ना, अगर मल्टीलेटरल और बायलेटरल रिसोर्सेज से अगर हम ले, उनके कंपैरिजन में प्राइवेट क्रेडिटर्स से लेना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर है सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जो हाई डेट लेवल्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, इनके कारण ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, क्योंकि इससे विशियस साइकिल जो है बोरोइंग और रीपेमेंट की वो चलती रहेगी, इससे डिफ़ॉल्ट जो है इकोनॉमिक क्राइसिस वो आ जाएंगे। पिछले 3 सालों में अकेला 18 सोवरेन डिफ़ॉल्ट हुए हैं 10 डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है पिछले 2 डिकेड से, पिछले 20 सालों से। अब UNCTAD है ना, ये हमने पिछले 1 मिनट वीडियो में भी देख रखा है क्या है ये, तो इसका क्या रिकमेंडेशंस हैं सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेब्ट सॉल्यूशंस का, तो जल्दी फटाफट लिख लो कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म करो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में, और एस्टैब्लिश करो ग्लोबल डेब्ट अथॉरिटी को, जो कि कोऑर्डिनेट कर सकें और गाइड कर सके सोवरेन डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग का, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स का जो भी रोल है ये कम रहे, है ना, और इससे डिफ़ॉल्ट्स कम हो। फिर कंसेशनल लोन्स आते हैं, मल्टीलेटरल और रीजनल बैंक्स की जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाओ, उनकी बेस कैपिटल को बढ़ाकर। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए फाइनेंसिंग में, रिसोर्स को रिड्यूस करो और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को, रिसोर्स उसको कम करो, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करो फाइनेंसिंग टर्म्स में, है ना। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री आई होप आप लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, इसको तो आप पक्के से लिख ही लें। फिर आता है डिस्करेज करो प्रेडेटरी लैंडिंग को। प्रेडेटरी लैंडिंग आपको मालूम होगा कि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि सामने वाला हमसे लोन ले और इसको डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो लेजिस्लेटिव मेजर्स लाओ, ऐसे लैंडिंग्स को कम करो। फिर क्राइसिस रेजिलियंस इम्प्लीमेंट करो स्टैंडस्टिल रूल्स, ताकि जो डेब्ट रिपेमेंट्स हैं एक्सटर्नल क्राइसिस के दौरान वो एड्रेस हो सकें, है ना, कि कोई कंट्री नहीं कर पा रही तो उसको ज़बरदस्ती, पता चल रहा है उसकी देशवासियों की हालत तो बहुत ख़राब होती जा रही है और वो जो है वो डिफ़ॉल्ट पे आ गई या फिर रीपेमेंट में आ रही है, तो पता चल रहा है और जो हालात हैं दुनिया की वो ख़राब हो रही हैं। फिर ऑटोमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग रूल्स जो हैं उनको डेवलप करो, स्ट्रेंथन करो ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को। कंक्लूजन क्या है कि जो राइजिंग पब्लिक डेब्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए, जहाँ पे डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स और इंटरनेशनल कॉपरेशन दोनों ही कंबाइंड होना चाहिए, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हो डेब्ट और रिस्ट्रक्चरिंग का, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, ग्रोथ स्टिमुलेशन पॉलिसीज़ का, सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए। तो ये रहा हमारा ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के बारे में, डायग्राम भी हमने देख लिया है, और मेंस में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं वो सब हमने देख लिया है, और आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे। छोटा सा ही ये हमारा टॉपिक है और टॉपिक था। अब हम देखेंगे इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो तब तक के लिए बाय।